अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉपिक इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया के न्यू सिलेबस का 4th टॉपिक है। जो इंडिया का मेडिसिनल कंट्रीब्यूशन है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं एंड इस वीडियो में हम इंडिया का कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। किस चीज़ में? मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में। एंड इसमें हमें 3 पर्सनैलिटीज पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आर्यभट्टा, देन वराहमिहिर एंड थर्ड इज रामानुजा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ आर्यभट्टा। तो सबसे पहले हमें आर्यभट्टा को पढ़ना है। आर्यभट्टा जो है वो कौन थे? एंशिएंट इंडिया के मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर जो है वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि स्पेस, स्टार्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड पढ़े, ठीक है, तो उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। जो आर्यभट्टा था तो वो एक ऐसा इंसान था जिसने जीरो को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, जिसने जीरो को इन्वेंट करा एंड उसने डेसिमल सिस्टम को डेवलप करा। डेसिमल सिस्टम फॉर न्यूमेरिकल नोटेशन। डेसिमल सिस्टम यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो जो कि प्लेस वैल्यू सिस्टम है, तो उसको यहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस किया। I mean, उस टाइम पे प्लेस वैल्यू सिस्टम आई गेस ये चीज़ आपको पता होगी। सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जो प्लेस वैल्यू एंड डेसिमल सिस्टम है यहाँ पे आप मतलब क्योंकि ये मैथमेटिक्स क्लास नहीं है तो आप इनको इंटररिलेटेड यूज कर सकते हो। I mean, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये सेम ही है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। जो 1, 2 एंड 3 है। सपोज ये हमारे पास एक नंबर है। यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 100 को। जो 2 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है 20 को। ऐसे ही जो 3 है वो रिप्रेजेंट करता है 3 को। तो अगर यहाँ पे एक और नंबर होगा, सपोज 4, तो ये यहाँ पे जो 1 है अब क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। जो 2 है वो 100 को रिप्रेजेंट करेगा। I mean 200 को रिप्रेजेंट करेगा। जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 30 को। एंड जो 4 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 को ही, ठीक है। तो ये होता है I mean, ये सिस्टम उसने डेवलप करा कि जो नंबर है उसकी क्या प्लेस है, तो वही होता है प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो उसने इंट्रोड्यूस करा उस टाइम पे। I mean, आर्यभट्टा ने प्लेस वैल्यू सिस्टम या जो डेसिमल सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया उस टाइम पे। I mean, एंशिएंट टाइम पे। डेसिमल सिस्टम भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था। 1, 2, 3, 4। सपोज अब अगर यहाँ पे डेसिमल है, फिर यहाँ पे कोई नंबर है 3, 2, 5, तो ये जो नंबर है ये क्या है? ये है 10th प्लेस पे, ठीक है। जो सेकंड नंबर है वो 100th प्लेस पे है। जो थर्ड नंबर है वो 1000th प्लेस पे है। तो ये चीजें उसने उस टाइम पे बताई। तो आई गेस जो डेसिमल सिस्टम है, प्लेस वैल्यू सिस्टम है, वो आपको क्लियर है। तो यही सिस्टम्स जो हैं उसने उस टाइम पे दिए थे आर्यभट्टा ने। उसके बाद उसके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, आर्यभट्टा की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इसका कंट्रीब्यूशन हम अलजबरा में देखते हैं। जो आर्यभट्टा था वो पहला एक इंडियन था जिसने अलजबरा को मास्टर किया। अलजबरा आपको पता होगा, जो कि नंबर्स एंड वेरिएबल्स जिसमें यूज करे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगी। उसके बाद जो जीरो है उसको आर्यभट्टा ने ही इंट्रोड्यूस किया, उसको इन्वेंट किया एंशिएंट इंडिया में। उसके बाद ट्राइगोनोमेट्री आपको पता होगा, जिसमें कि साइड्स एंड एंगल्स कैलकुलेट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो उसमें जो पाई है तो उसका उसने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करके दिया। ऑल्दो वो उतना एक्यूरेट नहीं था बट स्टिल अपने हिसाब से उसने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसका कैलकुलेट करके दिया। एंड देन साइन टेबल्स जो होते हैं, साइन 0, साइन 30, तो ये जो वैल्यूज़ हैं, आई मीन इनके जो वैल्यूज़ हैं, साइन एंगल्स के जो वैल्यूज़ हैं, साइन 0 इक्वल टू साइन 0 ही, साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो ये जो चीज़ें हैं उसने लाइक उस टाइम पे इन्वेंट करी। एंड उसके साथ साथ जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, तो वो भी उसी ने उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था, आर्यभट्टा ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये है इसके कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में। उसके बाद हम इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में कौन से कंट्रीब्यूशंस हैं आर्यभट्टा के? तो सबसे पहले है सोलर सिस्टम मोशन। आर्यभट्टा जो है उसने बताया कि जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, जो मून्स हैं, तो वो मूव करते हैं, मतलब वो मोशन में होते हैं हमेशा। ओके। उसके बाद आर्यभट्टा ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया सोलर सिस्टम का। व्हाट डज दैट मीन? कि जो सन है वो सेंटर में है, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, एंड जो प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हेलियोसेंट्रिक जो मॉडल है वो यही है कि जो सन है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, एंड जो प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। उसके बाद जो इक्लिप्सेस है, तो जो आर्यभट्टा है उसने उनके बारे में भी बताया कि जो सोलर एंड लूनर इक्लिप्सेस होते हैं तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, आई मीन अपनी जगह पे घूमती है, एंड उसके साथ साथ वो रिवॉल्व भी करती है। जो सन है उसके अराउंड भी घूमती हैं, जिसकी वजह से जो ग्रहण है वो लगता है
एक तो सोलर इक्लिप्स, जबकि जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए, एंड जो लाइट है, आई मीन सन की जो लाइट है, तो वो या तो फुली या पार्शियली रोकते हैं, फुली तो नहीं बट पार्शियली रोकती हैं अर्थ पे आने से, जिसकी वजह से हमें ग्रहण देखने को मिलता है। उसके बाद एक और इक्लिप्स है, दैट इज लूनर इक्लिप्स। जो लूनर इक्लिप्स है तो वहां पे क्या होता है कि जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आती है, एंड जो रेज हैं, आई मीन सन से आने वाली जो रेज है वो अर्थ पे पड़ती है एंड मून पे नहीं पड़ती, जिसकी वजह से जो मून है वो हमें रेडिश दिखती है। ठीक है, तो ये होते हैं तो इक्लिप्स। तो उसने बताया कि ये जो इक्लिप्सेस हैं तो ये क्यों होते हैं, तो थेरेटिकली बताया क्यों होते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टेड सनलाइट, आर्यभट्टा जो है उसने ये भी बोला कि जो मून है एंड जो बाकी जो प्लैनेट्स हैं तो इनकी खुद की लाइट नहीं है, बल्कि ये हमें इसलिए हमें लगता है कि इनकी लाइट है, ये इसलिए चमकते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो रेज है, जो लाइट रेज है वो गिरती है, एंड जब इनके ऊपर लाइट रेज गिरती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें लगता है कि इनकी खुद की लाइट है। तो बेसिकली वो जो लाइट है इनकी, तो वो उसी वजह से दिखती है क्योंकि ये रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद जो एक और उसने कंट्रीब्यूशन दिया, दैट इज इन स्टार मोशन। आर्यभट्टा जो है उसने बताया कि जो अर्थ है उसके रोटेशन की वजह से जो स्टार्स हैं तो वो मूव करते हैं। ओके, तो उसके बाद उसके इम्पैक्ट की बात करें कि आर्यभट्टा जो है उसके कंट्रीब्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा पूरी दुनिया के ऊपर, तो वो हम देखेंगे। आर्यभट्टा ने जो मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज दी हैं तो वो बुनियादी ऐसी मतलब थ्योरीज हैं जो कि हम मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में देखते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें वो तो है कि उसने जीरो को इन्वेंट किया है। बाकी भी उसने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में, जो कि हम मतलब देखते हैं कि जो कि एक बेसिक वर्क थी या जो फंडामेंटल वर्क थी मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी को डेवलप करने में। एंड पूरी दुनिया के जो स्कॉलर्स हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, तो वो इससे इन्फ्लुएंस्ड हैं या वो इसके काम से हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये था आर्यभट्टा के बारे में। तो उसके बाद हम बात करेंगे और सेकेंड टॉपिक की। उसके बाद हम बात करेंगे वराहमिहिर की कि उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में। तो जो वराहमिहिर थे तो वो एक मैथमेटिशियन थे, उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी थे एंड एस्ट्रोलॉजर भी थे। और मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर तो आपको पता है, बट एस्ट्रोलॉजर जो है वो भी बिल्कुल जो एस्ट्रोनॉमर है उन्हीं की तरह होते हैं। आई मीन कि वो उनके बारे में पढ़ते हैं, जो स्टार्स के जो मोशंस हैं, जो प्लैनेट्स के मोशन है, जो मून की मोशन है, तो इनके मोशन के बारे में वो पढ़ते हैं। ठीक है, एंड एस्ट्रोनॉमी में भी ऑलमोस्ट यही चीज है। बट यहाँ पे एक और चीज ये है कि उन मूवमेंट्स की वजह से इंसानों के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो वो होता है एस्ट्रोलॉजी। एंड जो ये चीजें बोले कि क्या असर पड़ेगा तो उसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। आई मीन ये बताते हैं कि जो इंसान है उसकी जिंदगी में आगे क्या होगा, आई मीन उसको कब जॉब मिलेगी, उसकी शादी कब होगी, तो ये चीजें बताते हैं। तो बेसिकली आपने सुना होगा ऐसे एड्स वगैरह भी इनके आते हैं एस्ट्रोलॉजर की, जो ज्योतिषी होते हैं, तो बेसिकली वही है एस्ट्रोलॉजर। तो उसके बाद अगर बात करें इनके वर्क्स की, वराहमिहिर के वर्क्स की, तो उसने कुछ टेक्स्ट्स लिखे हैं जैसे बृहत संहिता एंड पंचा सिद्धांतिका। तो ऐसे उसने वर्क्स लिखे हैं जिसमें कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं एंड जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, तो इसके ऊपर उसमें बातें करी गई है या चीजें उसमें लिखी गई हैं इन बुक्स में, बृहत संहिता एंड पंचा सिद्धांतिका। जो पंचा सिद्धांतिका इसकी बुक है उसे कंसिडर किया जाता है या उसे रिगार्ड किया जाता है एज बाइबल ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जो पंचा सिद्धांतिका है इसे बाइबल ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। उसने और भी बुक्स लिखे हैं जैसे बृहत संहिता, बृहत जाटका एंड लघु जाटका। तो ऐसी जो बुक्स हैं तो वो इसने लिखी है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी है, पंचा सिद्धांतिका, जिसे कि कहा जाता है एज बाइबल ऑफ एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे उसके कंट्रीब्यूशंस की बात करें। सबसे पहले मैथमेटिक्स में उसके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, कंट्रीब्यूशंस आर्यभट्टा ने कौन से कंट्रीब्यूशंस दिए हैं मैथमेटिक्स में, तो उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज उसने डिफाइन करे एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज किसके, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स की। तो इसका क्या मतलब है कि उसने इनके एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है 1, इसको अगर हम ऐड करें 0 के साथ तो हमारे पास हमेशा नंबर होगा 1। ऐसे ही अगर हमारे पास एक नंबर है दैट इज 1, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 0 के साथ तो हमारे पास नंबर होगा ऑलवेज 1। मतलब ये है कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारे पास हमेशा वो नंबर होगा जिसको हम ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
ऐसे ही अगर एक नंबर है हमारे पास, सपोज हमारे पास एक नंबर है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 0 के साथ, रिजल्ट विल बी ऑलवेज 0। मतलब यहाँ पे ये है अदर देन 0, अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें हमारे पास हमेशा नंबर होगा 0। ओके, ये हो गया 0 के बारे में। उसके बाद जो एक दूसरा नंबर है दैट इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है तो इसको हम ऐड कर रहे हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा फिर से। हमारे पास एक नंबर है 1, यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, ऐड क्या करते हैं -3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन अगर ऐड भी किया, ऑपरेशन ऐड भी हमने यहाँ पे अगर किया, बट इट विल बी लाइक कि हम चीजें सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे ही होगा तो रिजल्ट हमारे पास आएगा -2। तो मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ एडिशन करें तो वो मतलब उसका मतलब यही होगा कि हम उसे सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्ट ही बन जाएगा। तो आई गेस ये प्रॉपर्टीज क्लियर है कि मतलब ये चीजें जो है उसने बताई। ऑल्दो ये जो चीजें हैं हमें नॉर्मल चीजें लगती हैं, बट उस टाइम पे ये एक बिगर अचीवमेंट थी कि उसने ये चीजें बताई। उसके बाद जो सेकंड चीज है, वरम हीरा ने इंप्रूव किया एक्यूरेसी को। मैंने पहले ही बोला आपको कि जो आर्यभट्टा है उसने जो साइन टेबल्स है उनके वैल्यूज बताई। ठीक है, एंड जो आर्यभट्टा है उसने ये जो साइन टेबल्स हैं तो इनको इनकी एक्यूरेसी बताई। आई मीन जो उसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज किया था तो इसने उससे ज्यादा ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आर्यभट्टा से ज्यादा ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन टेबल्स का दिया। ठीक है, वरामाहिरा जो है वो पहला ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने कि पास्कल्स ट्रायंगल को डिस्कवर किया। आई मीन जो पास्कल्स ट्रायंगल हमारे पास आज है इससे वो थोड़ा डिफरेंट थी, बट इसने उस पास्कल ट्रायंगल को डिस्कवर किया। ये जो पास्कल ट्रायंगल है इसे यूज किया जाता है जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं तो उनको कैलकुलेट करने में। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पास्कल्स ट्रायंगल है वो इस तरीके का एक ट्रायंगल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये नंबर फर्स्ट है दिस इज 0 थ्रो सॉरी, उसके बाद जो ये हैं दिस इज फर्स्ट रो, देन ये जो है दिस इज सेकेंड रो, ये जो है दिस इज थर्ड रो। अब ये मुझे एक्सप्लेन क्यों करना पड़ा यहाँ पे, देखो आपने 10th में 11th 12th में आपने एक आइडेंटिटी का नाम सुना होगा दैट इज a+b होल स्क्वायर, जो है a+b होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या मिलता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मिलता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैच करोगे इसको सेकेंड रो के साथ तो यहाँ पे जो a² है इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 1, जो 2ab है इसका कोफिशिएंट है 2 तो ये इस 2 के साथ मिलता है, जो b² है इसका कोफिशिएंट है 1 तो ये इसके साथ मिलता है। ऐसे ही सेम जो है हमारे पास है a+b होल क्यूब जो कि बराबर होता है a³ यहाँ पे आप देख सकते हो a³ मतलब कोफिशिएंट 1 है। ऐसे ही 3a²b तो यहाँ पे 3 के साथ मिलता है, उसके बाद 3ab² तो उसका कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, एंड देन b³ यस, तो उसके बाद ये जो मतलब थर्ड रो है तो ये हमें जो a+b होल क्यूब है तो उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करके देता है। ऐसे ही अगर हम 4th रो की बात करें, ऐसे ही 5th रो 6th रो 7th रो इसकी अगर हम बात करें तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं तो वो हमें इसी ट्रायंगल से मिल सकते हैं। तो वरामाहिरा जो है उसने भी एक मतलब ऐसे ही एक पास्कल्स ट्रायंगल बनाया था, उसका अर्ली फॉर्म जो कि इससे थोड़ा डिफरेंट था एंड इसकी वजह से हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, आई गेस ये अब आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। उसकी जो बुक है बृहत संहिता तो उसमें उसने अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में बात करी है। अलजेब्रिक इक्वेशंस जिसमें कि वेरिएबल्स कांस्टेंट्स वगैरह होते हैं तो उनके बारे में बात करी है। स्पेशली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कि पावर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उनके बारे में भी उसने बात की है। उसके बाद जो वरामाहिरा है वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था, पहला ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने कि 4x4 मैजिक स्क्वायर को डिस्कवर किया। अब ये 4x4 मैजिक स्क्वायर क्या है ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ये एक स्क्वायर होता है जिसके अंदर और स्क्वायर्स होते हैं जिसमें कि 4 रोज होते हैं, 4 कॉलम्स होते हैं एंड इसमें नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to 16। बिना रिपीट किए जब उनको अरेंज करते हैं हम इस मैजिक स्क्वायर में तो हमें हर एक रो में एंड हर एक कॉलम में
जो नंबर्स होते हैं जब हम उनको ऐड करते हैं तो वो एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसे कि मैजिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसने उस टाइम पे डिस्कवर करा। उसके बाद अगर एस्ट्रोनॉमी में हम इसके कंट्रीब्यूशंस देखें तो इसने मेट्रोलॉजिकल सर्च जो है, मतलब कि जो वेदर वगैरह है कि मौसम वगैरह कैसा रहेगा, तो उसके बारे में उसने बात की है या उससे रिलेटेड रिसर्च उसने की है। उसने जो वेदर पैटर्न्स हैं कि मतलब जो वेदर है वो कैसे चेंज होती है, इन चीज़ों के बारे में बताया है। जो क्लाउड फॉर्मेशन है कि क्लाउड्स जो हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, बादल कैसे बनते हैं, जो रेनफॉल है वो कैसे होती है, एंड मतलब वेदर को प्रिडिक्ट किया है। जैसे आजकल मतलब वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले 10 दिनों में जो मौसम है वो कैसा रहेगा, तो उसने भी उस टाइम पे कोशिश करी थी कि मतलब ये चीजें वो प्रिडिक्ट उस टाइम पे कर पाए। उसके बाद जो वर्मा हीरा है उसने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस करे जो प्लैनेट्स के मोशन हैं उनके बारे में, कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, उनके मोशन के बारे में बात करी। जो ग्रहण वगैरह हैं वो कैसे लगता है, इक्लिप्सेस वगैरह के बारे में भी उसने बात करी। एंड बाकी जो सेलेस्टियल इवेंट्स हैं उनके बारे में भी उसने बोला, जो मीटियोर्स हैं या जो कॉमेट्स वगैरह हैं मतलब वो कितने टाइम बाद आते हैं, तो उनके बारे में भी उसने बात करी। उसके बाद उसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, उसके जो वर्क्स थे तो वो बहुत मतलब इन्फ्लुएंशियल थे बोथ इंडिया एंड अरब एस्ट्रोनॉमी में। उसके जो वर्क्स हैं तो उनको एक हाईएस्ट प्लेस दी गई है। एंड ये जो मतलब उसके वर्क्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी में थे या मैथमेटिक्स में थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एस्ट्रोनॉमी में भी एंड जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं तो उसमें भी। एंड इसकी वजह से जो मैथमेटिक्स हैं, जो एस्ट्रोनॉमी है, तो वो बहुत यहाँ पे हमने उसको देखा कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रामानुजन के बारे में। रामानुजन जो है वो मैथमेटिशियन थे। श्रीनिवास रामानुजन इसका पूरा नाम है। 1887 में इसकी बर्थ हुई, 1920 में इसकी डेथ हुई। एक एक्सेप्शनल मैथमेटिशियन था इंडिया से। इसको कंसिडर किया जाता है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एक ऐसा इंसान जिसे कि इन्फिनिटी के बारे में भी पता था। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा इंसान जिसके विजन, जिसके इमेजिनेशन की कोई बाउंड्री नहीं थी। अभी मैंने बोला इसको कहा जाता है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो इसके ऊपर एक मूवी भी आई है जिसका कि नाम ही है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इंग्लिश में ये मूवी है, आई डोंट नो कि हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, बट मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर आप इस मूवी को अपनी लाइफ में देखना। बहुत ही खूबसूरत मूवी है, तो आप इस मूवी से जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। इसमें उसकी बीमारी के बारे में बात की गई है, उसके स्ट्रगल के बारे में बात की गई है, उसका जो कोलैबोरेशन था जीएच हार्डी के साथ उसके बारे में बात की गई है। तो बहुत प्यारी मूवी है। एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग बट यस ऑफकोर्स ही वॉज अ ब्रिलियंट जीनियस मैथमेटिशियन। तो रामानुजन जो है वो एक मैथमेटिकल जीनियस थे जिसकी डिस्कवरीज जो है उसका लास्टिंग इम्पैक्ट देखते हैं हम आज भी। मतलब कि इतना टाइम हो गया उसको मरने के बाद, बट स्टिल उसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उसके जो मतलब जो उसने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं मॉक थीटा फंक्शंस या इनफिनाइट सीरीज में जो उसके कंट्रीब्यूशंस हैं, तो वो आज भी उतने ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं जितने कि उस टाइम पे थे। एंड उनका एक लास्टिंग इम्पैक्ट देखते हैं मैथमेटिक्स में या जो फील्ड्स हैं एस्ट्रोनॉमी या फिजिक्स, तो उनमें भी हम उसका लास्टिंग इम्पैक्ट देखते हैं। उसने जो काम किए हैं नंबर थ्योरी पे, इनफिनाइट सीरीज पे, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस पे, एंड जो मॉक थीटा फंक्शंस उसने दिए हैं वो आज भी उतने ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं, उससे ज़्यादा ही रेलेवेंट आज भी हैं वो। एंड उससे क्या होता है कि उससे रिसर्च में एंड न्यू डिस्कवरीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसने जो कंट्रीब्यूशंस दिए हैं नंबर थ्योरी में, इनफाइनाइट सीरीज में एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में, मॉक थीटा फंक्शंस दिए हैं, तो वो आज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं साइंटिस्ट को जो न्यू रिसर्च है उसको करने में, जो न्यू डिस्कवरीज हैं तो उनको करने में। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं। उसके वर्क्स की अगर हम बात करें, रामानुजन जो है उसने इंडिपेंडेंटली बिना किसी की हेल्प लिए बहुत सारी जो मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, इक्वेशंस हैं, उनको डिस्कवर किया। अराउंड 3900 मैथमेटिकल इक्वेशंस, थ्योरम्स एंड आइडेंटिटीज को उसने डिस्कवर किया उस टाइम पे। ओके, उसके बाद उसके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, एंड मैथमेटिक्स में भी सबसे पहले नंबर थ्योरी में अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन किसमें है, दैट इज पार्टीशन फंक्शन। रामानुजन जो है इसने बताया कि जो एक नंबर है कैसे हम उसको दूसरे नंबर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं या कैसे हम एक नंबर को बाकी वेज से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसने बताया फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 है, इसको हम लिख सकते हैं एज 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1 और 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, तो जो नंबर 4 है इसको हम बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। तो उसने यही इसी के लिए उसने एक फॉर्मूला डेवलप करी कि कैसे हम बता सकते हैं कि एक जो नंबर है कितने वेज से हम इसको, मतलब कितने बाकी वेज से हम इसको लिख सकते हैं।
एंड हम इसका पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका पहला कंट्रीब्यूशन, दैट इज पार्टीशन फंक्शन। उसके बाद रामानुजन जो है इसके टाउ फंक्शन है। ये जो टाउ फंक्शन है ये स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन है जिससे कि हमें हेल्प मिलती है। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मतलब इजीली समझ में नहीं आते, तो उनको समझने में नंबर थ्योरी में उन स्ट्रक्चर्स को समझने में हमें हेल्प करता है। एंड ये जो है एडवांस मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है नंबर्स की प्रॉपर्टीज को समझने में। उसके बाद एक और इसका कंट्रीब्यूशन है, दैट इज इन हाईली कंपोजिट नंबर्स। ये जो हाईली कंपोजिट नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको कि बहुत सारे डिवाइजर्स होते हैं। आई मीन ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि सबसे लोवेस्ट नंबर होता है। बहुत सारे होते हैं बट अगर मैं सबसे लोवेस्ट की बात करूं, हमारे पास एक नंबर है 12, ठीक है। 12 जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसको कि सबसे ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है, जिसके कि सबसे ज्यादा फैक्टर्स हैं। सपोज 12 जो है इसको डिवाइड होगा 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी एंड 12 से भी। तो जो 12 है वो हमारे पास लोवेस्ट कंपोजिट नंबर है जिसको कि बहुत सारे नंबर्स से डिवाइड होता है। तो रामानुजन जो है उसने बहुत ऐसे ही वेज हमें बताया कि कैसे हम इन नंबर्स को जो कि हाईली कंपोजिट नंबर्स हैं इनको हम कैसे ढूंढ सकते हैं एंड इनकी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये था इसका कंट्रीब्यूशन नंबर थ्योरी में। उसके बाद रामानुजन का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज में। सबसे पहले सीरीज ऑफ पाई। रामानुजन जो है उसने न्यू वेज बताए, उसने डिस्कवर किए न्यू वेज कि कैसे हम पाई को बहुत ही जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके जो फॉर्मूलाज है वो यूज करे जाते हैं मॉडर्न कंप्यूटर एल्गोरिथम्स में। एल्गोरिथम का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, जिसकी वजह से जो पाई है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जल्दी से। देखो पाई जो है वो बराबर होता है 3.14, बट इतना ही नहीं, जो 3.14 जो है ना उसके बाद वो जो नंबर्स हैं, आई मीन डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं तो वो कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। जो पाई है वो उसमें जो एक पाई नंबर है तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर है। आई मीन डेसिमल के बाद उसके जो नंबर्स हैं ना तो वो रिपीट होते हैं, नंबर्स तो रिपीट होते हैं, आई मीन जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं होता, एंड उसके साथ साथ वो कभी खत्म नहीं होता। आई मीन वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा बट उसके नंबर्स कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा नंबर पाई है। तो जो मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, तो उसको कैलकुलेट कर सकता था, उसको कैलकुलेट कर सकते थे इसके फॉर्मूलाज, रामानुजन के फॉर्मूलाज, ठीक है। उसके बाद रॉजर्स रामानुजन आइडेंटिटीज। तो ये दो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज हैं, दो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जिनकी एप्लीकेशंस हम डिफरेंट मैथमेटिक्स के एरियाज में देखते हैं। इवन जो कॉम्बिनेटोरिक्स जो है तो उसमें भी हम इसका यूसेज देखते हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स जो है दैट इज स्टडी ऑफ काउंटिंग एंड अरेंजमेंट, जो नंबर्स की काउंटिंग है, अरेंजमेंट है, सीरीज की काउंटिंग अरेंजमेंट जो है, तो उसमें भी हम इसका यूसेज देखते हैं। किसका? रॉजर्स रामानुजन आइडेंटिटीज, मतलब इन दो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज का यूसेज हम इस चीज में भी देखते हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स में देखते हैं। ओके, उसके बाद और कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं इसके, वो किस में है? दैट इज इन मॉक थीटा फंक्शंस। जो रामानुजन है इसने न्यू टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कवर किया जिनका नाम है मॉक थीटा फंक्शंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं एंड स्पेसेस हैं, जो हाईली डायमेंशनल मैथमेटिक्स है, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं तो उनको समझना, तो उनको हम समझ सकते हैं बेसिकली इन्हीं मॉक थीटा फंक्शंस की वजह से। एंड ये जो मॉक थीटा फंक्शंस हैं इनके एप्लीकेशंस हम मॉडर्न फिजिक्स में भी देखते हैं, सच एज जो स्ट्रिंग थ्योरी है, जो ब्लैक होल की स्टडीज है। ब्लैक होल आपको पता होगा आई गेस, जो एक स्टार है तो वो कंट्रैक्ट होता है, उसके बाद उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत छोटा है होता जाता है। वो बहुत छोटा होने के बाद उसकी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल पुल उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो रोशनी है तो वो भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती, इतनी ज्यादा ग्रेविटी उसमें होती है। ओके, तो ये था उसका और एक कंट्रीब्यूशन कि उसने मॉक थीटा फंक्शंस को डिस्कवर किया, जो कि हमें हेल्प करते हैं कि जो मैथमेटिक्स में हाईली डायमेंशनल जो फिगर्स होते हैं, जो शेप्स होते हैं, तो उनको समझने में। ओके, एंड ये जो है मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज होता है, सच एज स्ट्रिंग थ्योरी एंड ब्लैक होल की जो स्टडीज है तो उनको स्टडी करने में। ओके,
उसके बाद हम देखेंगे रामानुजन का कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में। रामानुजन जो है उसने एज से डायरेक्टली तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया एस्ट्रोनॉमी में, बट उसकी जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हैं तो उससे हमें इस फील्ड में भी हेल्प मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं एल्गोरिथम्स फॉर एस्ट्रोनॉमी। एल्गोरिथम्स का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसकी वजह से हम किसी काम को अंजाम देते हैं या एक्म्प्लिश करते हैं। आप प्रोग्राम की तरह से समझ सकते हो। जो रामानुजन के जो फॉर्मूलाज हैं जो उसने बताया कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पाई को, बाकी कॉन्स्टेंट्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम यूज करते हैं कंप्यूटर एल्गोरिथम्स में, जिसकी वजह से हम एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। आई मीन अगर हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है तो उसको यूज करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए हमें पाई एंड बाकी अदर कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी मतलब जिसकी डिस्कवरी या जिसकी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वैल्यू रामानुजन ने दी थी। ओके, उसके बाद हम मैथमेटिकल टूल्स देखते हैं कि जो रामानुजन है उसने मैथमेटिकल एडवांस मैथमेटिकल टूल्स बताए एंड थियरीज बताई जो उसने डेवलप करी। ठीक है, तो वो आज भी फिजिसिस्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं इस कायनात को, इस यूनिवर्स को अच्छे से समझने में, इंक्लूडिंग जो बिहेवियर है ब्लैक होल्स का उसको समझने में, एंड जो स्ट्रिंग थ्योरी है तो उसको समझने में। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है कि देखो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जो मतलब हर कोई जो चीज है वो एटम से बनी है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बनी है, बट यहाँ पे जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो ये चीज बोलते हैं कि जो हर कोई चीज है वो टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना है। आई मीन ये जो स्ट्रिंग्स हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं, जो मतलब ये भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है तो वो चीजों के अंदर फिर होता है। ओके, तो ये था इसका कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में। उसके बाद उसकी कोलैबोरेशन की बात करें जो उसने किया जीएच हार्डी के साथ इंग्लैंड में, क्योंकि ये फिर इंग्लैंड चला गया था। आई मीन इसके जो वर्क्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके जो वर्क्स हैं उनकी कोई कदर नहीं थी, तो ये अपने मेल्स लिखता था फिर किसको, जीएच हार्डी को। जो जीएच हार्डी है वो इसके काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ तो इसको इंग्लैंड बुलाया एंड वहाँ पे इसके जो मतलब वर्क्स हैं तो वो पब्लिश होना स्टार्ट हो गए एंड मतलब लोगों को भी फिर इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चला कि ये इतना बड़ा मैथमेटिकल जीनियस है। ठीक है, इम्पैक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें रामानुजन ने जो कंट्रीब्यूशंस दिए हैं तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। रामानुजन ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो आज भी जो मॉडर्न मैथमेटिक्स हैं तो उसमें वो आज भी यूजफुल हैं, जिसकी वजह से जो न्यू थ्योरीज हैं तो वो डेवलप होती हैं एंड जो बहुत सारी जो उसके कंट्रीब्यूशंस हैं उनका एप्लीकेशन हम देखते हैं बहुत सारे फील्ड्स में, लाइक नंबर थ्योरी में हम देखते हैं, या जो मैथमेटिकल फिजिक्स है तो उसमें हम उसका एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑन मैथमेटिक्स। जो रामानुजन है उसकी वजह से क्या इन्फ्लुएंस पड़ा मैथमेटिक्स पे। रामानुजन की जो वर्क्स हैं उसके जो कंट्रीब्यूशंस हैं तो उन्होंने बहुत सारे जो एरियाज हैं मैथमेटिक्स के तो उन पे अपना असर डाला हुआ है। ठीक है, आई मीन जो बहुत सारे उसके वर्क्स हैं, जो बहुत सारे उसके कंट्रीब्यूशंस हैं उनका यूज होता है, उनके जो फॉर्मूलाज हैं उनका यूज होता है मैथमेटिक्स में एंड बहुत सारे जो फील्ड्स हैं तो उनमें उनका यूज होता है, इंक्लूडिंग जो कंप्यूटर साइंस हैं तो उसमें यूज होता है, उनके फॉर्मूलाज, उनके आइडेंटिटीज वगैरह वो यूज होते हैं। एंड देन जो क्रिप्टोग्राफी है, आई मीन जो मतलब कोई मैसेज भेजता है, कोडेड मैसेज भेजता है तो वो सिक्योर होनी चाहिए, तो उसको सिक्योर करने के लिए जो रामानुजन है तो इसकी जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं तो इनका यूज किया जाता है। एंड जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है तो उसमें भी इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही जो रामानुजन है तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड उसके साथ ही जो इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स में तो वो यहाँ पे खत्म होता है एंड उसके साथ ही वीडियो भी यहाँ पे खत्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।